पिछले 8-9 वर्ष से विकास के विभिन्न क्षेत्रों में इतिहास बनाता आ रहा मध्य प्रदेश अब एक नया इतिहास बनाने जा रहा है। अगले कुछ महीनों में अपने इतिहास में प्रदेश के सभी गांवों में 24 घंटे और खेती के लिए न्यूनतम 8 घंटे बिजली प्रदाय करने का नया अध्याय लिखने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर और मंडला जिले में अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आज से गांव के घर में 24 घंटे एवं कृषि उपभोक्ताओं के बीच पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। और अभी हाल ही में शहडोल संभाग के 3 जिलों में पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आदिवासी बहुल शहडोल, अनूपपुर व उमरिया जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। असंभव को संभव बनाने का ये सिलसिला लगातार जारी है। अब से 8 साल पहले के हालात को देखते हुए ग्रामीणों के लिए 24 घंटे घरेलू और खेती के लिए 8 घंटे बिजली मिलना एक सपना ही था। इस सपने की पूर्ति का बीड़ा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उठाया। इसके लिए प्रदेश में 6,262 फीडर सेपरेशन का काम हाथ में लेकर उसे अटल ज्योति अभियान का नाम दिया गया। अटल ज्योति अभियान गांव, घर, खेत तो रोशन करेगा ही, इसके साथ लघु कुटीर उद्योग, पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा और संचार आदि बहुउपयोगी क्षेत्रों में भी इससे बड़ा बदलाव होगा। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। क्या कर रहे हो? बदतमीजी मत करो, पड़ोसी देख लेंगे। कल शाम बस स्टॉप पे सोचूंगी, कल फोन करना। अरे बंद करो ये पागलपन, बाबूजी देख लेंगे। बाबूजी देख लेंगे, पड़ोसी देख लेंगे, देखने दो तो कल बस स्टॉप पे। क्या बहू इतनी देर कर दी? बाबू, हम समझते हैं कि रिश्तों के लिए अपना घर होना कितना जरूरी है, इसीलिए बैंक ऑफ इंडिया लाए हैं आसान होम लोन्स। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। पिछले 8-9 वर्ष से विकास के विभिन्न क्षेत्रों में इतिहास बनाता आ रहा मध्य प्रदेश अब एक नया इतिहास बनाने जा रहा है। अगले कुछ महीनों में अपने इतिहास में प्रदेश के सभी गांवों में 24 घंटे और खेती के लिए न्यूनतम 8 घंटे बिजली प्रदाय करने का नया अध्याय लिखने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर और मंडला जिले में अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आज से गांव के घर में 24 घंटे एवं कृषि उपभोक्ताओं के बीच पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। और अभी हाल ही में शहडोल संभाग के 3 जिलों में पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आदिवासी बहुल शहडोल, अनूपपुर व उमरिया जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। असंभव को संभव बनाने का ये सिलसिला लगातार जारी है। अब से 8 साल पहले के हालात को देखते हुए ग्रामीणों के लिए 24 घंटे घरेलू और खेती के लिए 8 घंटे बिजली मिलना एक सपना ही था। इस सपने की पूर्ति का बीड़ा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उठाया। इसके लिए प्रदेश में 6,262 फीडर सेपरेशन का काम हाथ में लेकर उसे अटल ज्योति अभियान का नाम दिया गया। अटल ज्योति अभियान गांव, घर,
खेत तो रोशन करेगा ही, इसके साथ लघु कुटीर उद्योग, पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा और संचार आदि बहुउपयोगी क्षेत्रों में भी इससे बड़ा बदलाव होगा। दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बुंदेलखंड के छतरपुर की। छतरपुर जिसे जालों की सरजमीन कहा जाता है, प्राकृतिक संपदा से लैस यहाँ पर बहुत सारी चीजें मौजूद हैं, लेकिन हमें देखते हैं कि आजादी के बाद डेवलपमेंट का वो काम नहीं किया गया जिसकी यहाँ पर जरूरत थी। क्या इसकी वजह, आइए डालते हैं एक नजर। छतरपुर का तारीखी विरसा बहुत अहम है। अगर हमारी हुकूमतें यहाँ पर सयाहों के लिए सहूलियात मुहैया करें तो यहाँ के लोगों को रोजगार के बहुत से वसाइल मुहैया हो सकते हैं और उनकी जिंदगी के रंग भी बदल सकते हैं। लेकिन आजादी के बाद हमारी हुकूमतों ने, चाहे इसमें कांग्रेस की हुकूमत रही हो या बीजेपी की, दोनों ने ही छतरपुर की हमाजहत तरक्की से हमेशा इनहिराफ किया। यही वजह है कि आजादी के बाद छतरपुर को वसाइल के बावजूद वो तरक्की नहीं मिल सकी जो उसका ख्वाब था। छतरपुर में शराय खानगी 69% के करीब है। यहाँ पर 11 हाई स्कूल और 4 कॉलेज हैं, लेकिन अगर उसमें मुस्लिम तालीम के तनासुब का जायजा लिया जाए तो ये 40% भी नहीं है। यहाँ मर्दों में तालीम का फीसद 49 के करीब है। सरकार का दुगलापन है, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी उसमें गलत हैं। हमारे जो पढ़े लिखे तबके के लोग हैं, जो हमारे गार्जियंस हैं या जो हमसे अनुभवी लोग हैं या जो शिक्षाविद लोग हैं, उनका दायित्व बनता है कि वो मुस्लिम समाज में ये काम करें। हम कमेटियां तो बनाते हैं, लेकिन वो कमेटियां केवल धार्मिक लेवल तक ही काम करती हैं। वो प्रशासनिक और जो हमारा इतिहास है और या देश का संविधान है, उस लेवल पे हम उससे बहुत कटे हुए हैं। तो हम दोष पूरा सरकार पे दें या प्रशासन पे दें, ये भी नाइंसाफी है। कहीं ना कहीं हम भी दोषी हैं कि हम अपने बच्चों को या अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को वो जानकारी क्यों नहीं उपलब्ध कराते हैं। बुंदेलखंड में छतरपुर को अमन के गहवारे के नाम से भी जाना जाता है। इसकी वजह यह है कि संतों और सूफिया की तालीमात को यहाँ के बाशिंदों ने न सिर्फ अपने दिल के करीब रखा, बल्कि उसका अमली नमूना भी पेश करते हैं। यहाँ पर तमाम तीज त्योहार को मिलकर मनाने की रवायत आज भी कायम है। वो प्रशासन जब भी कोई ऐसा प्रोग्राम होता है तो उसके पहले शांति समिति की बैठक की जाती है, और शांति समिति की बैठक में कोई अगर ऐसा मुद्दा निकल के आता है जिसमें तनाव ना बढ़े या किसको किसी प्रकार से अगर किसी को ठेस पहुंच रही है तो उसको शासन और प्रशासन मिल करके उसको हल करते हैं और साथ में समाज के लोग करते हैं। लेकिन अमन के इस गहवारे को मध्य प्रदेश में, जहां उसकी खस्ताहाली को देखते हुए सबसे ज्यादा तरक्की के मौके फराहम कराने की जरूरत थी, उसे हमारी हुकूमतों ने, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही शामिल हैं, हमेशा नजरअंदाज किया है। वरना जिस तारीखी शहर की अजमत पनवार हुक्मरानों के अहद में काबिल दीद थी, आज उसकी खस्ताहाली इस तरह नहीं होती। दरअसल आजादी के बाद हमारे लीडरान ने दावे और वादों से निकलकर कभी यहाँ की हमजहत तरक्की के लिए काम नहीं किया। यही वजह है कि जब मध्य प्रदेश के तरक्की याफ्ता शहरों की बात की जाती है तो इसमें हमें बुंदेलखंड का कहीं नाम दिखाई नहीं देता। ऐसे में अगर हम यहाँ पर आजादी के बाद मुस्लिम समाज की तरक्की की बात करें तो वो भी हमें इसी मनफी सियासी सोच का नतीजा दिखाई देती है कि लोग तालीम के मकसद को समझें, और इस्लाम ने तालीम पर जो जोर दिया है, इस्लाम के हवाले से मुसलमानों तक ये पैगाम पहुंचाया जाए कि तालीम बहुत ज़रूरी है, और वो तालीम चाहे दुनियावी हो चाहे दीनी तालीम हो, हर तालीम को अपने बच्चों को दिलाना बहुत ज़रूरी है। दूसरी वजह यह है कि कुछ मुसलमानों को गुर्बत की वजह से भी अपने बच्चों को थोड़ा पढ़ाने के बाद माशी हालत को देखते हुए वो तालीम बंद कर देते हैं और उनको रोजगार में लगा देते हैं। एक वजह ये भी उसकी है। दोस्तों, इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जाएगी नहीं, देखते रहिए हमारा खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए एक के बाद एक कारगर कदम उठाने वाली मध्य प्रदेश सरकार ने अब किसानों की भलाई का एक और बड़ा फैसला लिया है। नए फैसले में स्थायी कृषि पंप उपभोक्ता के बिजली बिल पर सरचार्ज को 28 फरवरी 2013 की स्थिति में माफ किया गया है। बिल की मूल राशि का आधा हिस्सा भी सरकार भरेगी, आधा हिस्सा किसान 10 किश्त में जमा कर सकेंगे। इस रियायत के बदले राज्य सरकार किसानों की ओर से
करीब 1100 करोड़ रुपए बिजली कंपनियों को देगी। आज मैं ये फैसला कर रहा हूँ कि किसानों से अब बिजली के बिल की वसूली साल में केवल 2 बार की जाएगी बहनों और भाइयों। एक बार तब जब खरीफ की फसल आए और एक बार तब जब रबी की फसल आए। यही नहीं, अब किसान को साल में 2 बार ही फ्लैट दर पर बिजली का बिल जमा करना होगा। 1200 रुपया प्रति हार्स पावर प्रति वर्ष फ्लैट रेट बिजली का लिया जाएगा। अप्रैल और अक्टूबर माह में 600 रुपए प्रति हार्स पावर की दर से उन्हें बिजली के बिल जारी किए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने जो ये बिल माफी का जो कदम उठाया, ये बहुत ही सभी किसानों के लिए लाभदायक है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। फसल भी किसान करने जब आती है, जब भी बिल जमा कराए 12 महीना, हर महीने कहाँ से पैसा किसान भरेगा। इसलिए साल में 2 बार रहेगा तो आराम से किसान बिल चुका सकता है। इसके लिए हम सरकार को शुभकामना देते हैं। मध्य प्रदेश में इस सीजन में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। ये देश के किसी भी राज्य में दी जाने वाली बोनस राशि से अधिक है। उपार्जन का काम 18 मार्च से शुरू हो रहा है। भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन और इंदौर संभाग में 18 मार्च से 18 मई तक और चंबल, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभाग में 25 मार्च से 25 मई तक खरीदी की जाएगी। इस सीजन में 115 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया है। अकेले मध्य प्रदेश की धरती पर किसान भाइयों और बहनों, इस साल तुम्हारा गेहूं 1,500 रुपया क्विंटल खरीदेंगे हम। 1,500 रुपया क्विंटल। इससे अब किसानों का गेहूं 1500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। खरीदी के लिए 2776 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस सीजन में बारदाने की कमी नहीं आने दी जाएगी। इसकी पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। अभी तक लगभग 15 लाख किसानों ने पंजीयन करवा लिया है। इस सीजन में भी ई उपार्जन की व्यवस्था की गई है। पिछले वर्ष ई उपार्जन के उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदेश को नेस्कॉम और लिनेवो ने मिलकर पुरस्कार दिया है। किसानों को मोबाइल से SMS भेजकर गेहूं खरीदी की तारीख बताई जा रही है। उपार्जित गेहूं के पर्याप्त भंडारण के प्रयास किए जा रहे हैं एवं भारतीय खाद्य निगम से भी उपार्जित गेहूं के शीघ्र उठाव का अनुरोध किया गया है। किसानों की सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए एक के बाद एक कारगर कदम उठाने वाली मध्य प्रदेश सरकार ने अब किसानों की भलाई का एक और बड़ा फैसला लिया है। नए फैसले में स्थायी कृषि पंप उपभोक्ता के बिजली बिल पर सरचार्ज को 28 फरवरी 2013 की स्थिति में माफ किया गया है। बिल की मूल राशि का आधा हिस्सा भी सरकार भरेगी। आधा हिस्सा किसान 10 किश्त में जमा कर सकेंगे। इस रियायत के बदले राज्य सरकार किसानों की ओर से करीब 1100 करोड़ रुपए बिजली कंपनियों को देगी। आज मैं ये फैसला कर रहा हूँ कि किसानों से अब बिजली के बिल की वसूली साल में केवल 2 बार की जाएगी बहनों और भाइयों। एक बार तब जब खरीफ की फसल आए और एक बार तब जब रबी की फसल आए। यही नहीं, अब किसान को साल में 2 बार ही फ्लैट दर पर बिजली का बिल जमा करना होगा। 1200 रुपया प्रति हार्स पावर प्रति वर्ष फ्लैट रेट बिजली का लिया जाएगा। अप्रैल और अक्टूबर माह में 600 रुपए प्रति हार्स पावर की दर से उन्हें बिजली के बिल जारी किए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने जो ये बिल माफी का जो कदम उठाया, ये बहुत ही सभी किसानों के लिए लाभदायक है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। फसल भी किसान करने जब आती है, जब भी बिल जमा कराए 12 महीना, हर महीने कहाँ से पैसा किसान भरेगा। इसलिए साल में 2 बार रहेगा तो आराम से किसान बिल चुका सकता है। इसके लिए हम सरकार को शुभकामना देते हैं। तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे,
से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक शुरुआत है। हम एक साथ मिलकर बदलाव लाएंगे और इस कोशिश में आपका सहयोग महत्वपूर्ण है। मुझसे सीधा संवाद कीजिए Google+ हैंगआउट पर 29 मार्च 2013 को 7:30 बजे। मध्य प्रदेश में इस सीजन में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। ये देश के किसी भी राज्य में दी जाने वाली बोनस राशि से अधिक है। उपार्जन का काम 18 मार्च से शुरू हो रहा है। भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन और इंदौर संभाग में 18 मार्च से 18 मई तक और चंबल, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभाग में 25 मार्च से 25 मई तक खरीदी की जाएगी। इस सीजन में 115 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया है। अकेले मध्य प्रदेश की धरती पर किसान भाइयों और बहनों, इस साल तुम्हारा गेहूं 1,500 रुपया क्विंटल खरीदेंगे हम। 1,500 रुपया क्विंटल। इससे अब किसानों का गेहूं 1,500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। खरीदी के लिए 2,776 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस सीजन में बारदाने की कमी नहीं आने दी जाएगी। इसकी पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। अभी तक लगभग 15 लाख किसानों ने पंजीयन करवा लिया है। इस सीजन में भी ई उपार्जन की व्यवस्था की गई है। पिछले वर्ष ई उपार्जन के उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदेश को नेस्कॉम और लिनेवो ने मिलकर पुरस्कार दिया है। किसानों को मोबाइल से SMS भेजकर गेहूं खरीदी की तारीख बताई जा रही है। उपार्जित गेहूं के पर्याप्त भंडारण के प्रयास किए जा रहे हैं एवं भारतीय खाद्य निगम से भी उपार्जित गेहूं के शीघ्र उठाव का अनुरोध किया गया है। किसानों की सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। अभी खबर मिली है कि TDS काट के जमा ना करने और TDS रिटर्न फाइल ना करने पर VHN कंपनी के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। उन्हें जुर्माने के साथ साथ 3 महीने से 7 साल तक की कैद हो सकती है। सर ये फाइलें छोड़ो, पहले ये बताओ तुमने जो TDS काटा था जमा किया या नहीं? वो तो तुम्हें मालूम है कि ये पैसा जमा न करवाने पर जेल की सजा हो सकती है। और TDS की रिटर्न फाइल करे क्या? वो मैं बस करवाने ही। मुझे आज ही कंप्लायंस रिपोर्ट चाहिए और रिटर्न में सबके नाम के सामने सही पैन लिखा होना चाहिए। आयकर विभाग ने टैक्स डिडक्टर्स को सुझाव दिया है कि TDS की राशि तुरंत जमा करवाएं और अपना नाम डिफॉल्टर्स की लिस्ट में ना आने दें। दोस्तों ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। दोस्तों हम बात कर रहे हैं छतरपुर की। आज़ादी के बाद छतरपुर का वो विकास नहीं हो पाया जिसकी तमन्ना की गई थी। इसकी वजह यह है कि मध्य प्रदेश बनने के बाद यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस 2 ही पार्टियों की सरकारें रही हैं और दोनों ही पार्टियों ने वोट तो लिए लेकिन मुस्लिम समाज के साथ छलने का काम किया है। क्या इसकी वजह? आइए डालते एक नजर। 1947 में जब आजादी का नया सूरज शुरू हुआ तो यहाँ के बाशिंदों को भी ये उम्मीद थी कि उनका अधूरा ख्वाब पूरा होगा और उनकी समाजी और माशरती जिंदगी में एक नया इंकलाब आएगा। लेकिन उनका ख्वाब ही बनकर रह गया। यहाँ के मुजाहिदीन आजादी की कुर्बानियों को न सिर्फ फरामोश किया गया बल्कि उनकी यादगार कायम करने में भी हुकूमत ने फराख दिली का सबूत नहीं दिया। छतरपुर मुश्तरका तहजीब का शहर है। यहाँ पर मुसलमानों की बूदोबाश सदियों से जारी है। ऐसा नहीं है कि छतरपुर में मुसलमानों की आमद मुस्लिम बादशाहों के साथ हुई हो, बल्कि छतरपुर में इस्लामी तहजीब के नकूश हमें सूफिया की आमद के साथ ही मिलने लगते हैं। यहाँ सूफिया की आमद से छतरपुर में न सिर्फ इस्लामी तालीमात आम हुई बल्कि इंसानियत का भी सर बुलंद हुआ। यही वजह है कि आज भी इस शहर में मुश्तरका तहजीब के नकूश बहुत मुस्तहकम दिखाई देते हैं। कौमों के उरूज व ज़वाल में
तालीम, तंजीम और तिजारत का बहुत अहम किरदार होता है। आजादी के बाद छतरपुर में मुस्लिम समाज की हमजहत नशोनुमा के लिए जहां मुस्लिम तबके ने अपनी बेदारी का सबूत नहीं दिया, वहीं सियासी पार्टियों ने भी उनके इस्तेहसाल से आगे कोई काम नहीं किया। यही वजह है कि यहाँ के मुस्लिम बाशिंदों की तालीमी, माशरती और समाजी जिंदगी निहायत ही अबतर है। सियासी पार्टियों ने यहाँ के लोगों से जितने वादे किए, अगर उन वादों का 10वां हिस्सा भी पूरा किया होता तो छतरपुर के मुस्लिम समाज की तकदीर बदल जाती। जो भी है सब सेल्फ है। पार्टियों ने अभी तक, जितनी भी पार्टियां अभी तक आई हैं, मुस्लिमों के लिए पर्सनल रूप से शायद किसी भी पार्टी ने कुछ ऐसा कार्य नहीं किया जिससे रोजगार के अवसर मिलते हों या उनको आगे जाने का कहीं कोई अवसर प्राप्त होता हो। ऐसा तो मेरे को तो नहीं लगता अभी तक। मध्य प्रदेश में 2003 से बीजेपी की हुकूमत है। कहने को इस हुकूमत ने मध्य प्रदेश की तरक्की के लिए बहुत से कदम उठाए हैं, लेकिन अगर इस हुकूमत में मुसलमानों से मुताल्लिक इदारों की बात करें तो सभी इदारे बीमार हैं। मध्य प्रदेश में 50 अजला है और ऐसा कोई जिला नहीं है जहां वक्फ की इमलाक न हो, लेकिन प्रदेश के दूसरे अजला की तरह छतरपुर में भी वक्फ या इमलाक का एक बड़ा हिस्सा नाजायज कब्जे का शिकार है। छतरपुर में करीब अरबों खरबों की संपत्ति है पूरे जिले में। छतरपुर में आज जो वहाँ अपन यहाँ बैठे हैं, ये प्रॉपर्टी अरबों खरबों की, यहाँ करीब 50 करीब दुकानें हैं, जिसमें 50 मुस्लिमों को रोजगार मिल रहा है। ऐसी अगर शासन का सपोर्ट अगर वक्फ बोर्ड को मिल जाए तो मुस्लिमों की बेरोजगारी 50% खत्म हो जाए। अगर वक्फ बोर्ड और प्रशासन दोनों एक साथ काम करें और सहयोग करें प्रशासन वक्फ बोर्ड का पूर्ण रूप से, तो जो बेरोजगारी मुसलमानों की है वो 50% वक्फिया संपत्ति से ही खत्म हो जाएगी। छतरपुर में मुस्लिम समाज की तालीम, माशी और माशरती तरक्की जो कुछ भी दिखाई दे रही है वो उसकी अपनी कोशिशों का नतीजा है। बुंदेलखंड में छतरपुर हो या फिर टीकमगढ़ या दमोह हो या सागर, यहाँ की पसमानदगी के लिए जितना मध्य प्रदेश की सरकारें जिम्मेदार हैं, उतना ही यहाँ का मुस्लिम तबका भी जिम्मेदार है। यहाँ के मुस्लिम समाज ने भी खुद को आगे ले जाने के लिए कोई मुनज़्ज़म कोशिश नहीं की। मुसलमानों की तालीमी, समाजी, माशी और माशरती तरक्की के लिए छतरपुर ही क्या, मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान में मुसलमानों ने जितनी कॉन्फ्रेंसें और मीटिंगें की हैं, उतनी दुनिया की तमाम कौमों ने मिलकर नहीं की होंगी। अगर इस मुल्क का मुस्लिम समाज हुकूमतों के वादों से अलग हटकर अपनी इज्तिमाइयत का मुजाहरा करते हुए कौमी सरबलंदी के लिए अमली इक़दाम करे तो छतरपुर, बुंदेलखंड ही क्या, मुल्क में मुसलमानों की तरक्की का नक्शा ही कुछ और हो जाए। दोस्तों, छतरपुर पे आधारित हमारा यह खास प्रोग्राम यहीं पर खत्म होता है। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हमें इस पते पर लिख भेजिए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपने हमारा पता नोट कर लिया होगा। अगले हफ्ते फिर एक खास एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए टीम के साथ मेहताब आलम को दीजिए इजाजत। खुदा। न्यूज के सह प्रायोजक हैं सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। बिरला A1 प्रीमियम सीमेंट, मजबूती का दूसरा नाम। पंचायत सचिवों को मिलेगा सहायक अध्यापकों के समान वेतनमान। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ऐलान। गांवली विधायक देशराज सिंह पर लगा विधानसभा में पैसे लेकर सवाल पूछने का आरोप। फरियादी ने भोपाल में दर्ज कराई शिकायत। नेताजी का आरोपों से इनकार। ग्वालियर के पिछलोर में बोरे में बंद मिली गुमशुदा बच्ची की लाश। दुष्कर्म के बाद हत्यारे ने उतारा मौत के घाट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा।
छिंदवाड़ा के परासिया में अगवा बच्चे की हत्या से हाहाकार। एसपी ने हंगामे के बाद टीआई को हटाया। बच्चे का हुआ अंतिम संस्कार। और प्रदेश भर में भगोरिया की धूम। झाबुआ में कांतिलाल भूरिया ने बजाया मांदर। खरगोन में थिर के पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव। नमस्कार, अपना एमपी के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहत खान। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। प्रदेश में अब शराब की कोई भी नई फैक्ट्री नहीं लगेगी। मुख्यमंत्री शिवराज ने राज्य में शराब की नई दुकानें खोले जाने पर रोक के बाद अब नई फैक्ट्री के खोले जाने पर भी रोक लगाने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की विकास दर देश में सबसे ज्यादा होने की बात कही है। मुख्यमंत्री का कहना है कि केंद्र के मुताबिक पांडिचेरी को छोड़ मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा विकास दर हासिल कर देश का नंबर 1 राज्य बन चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कॉर्पोरेट सोशल एक्टिविटी के तहत खर्च होने वाली राशि के उपयोग के लिए जन अभियान परिषद को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। तो ये अब तक वेबसाइट पे जो आंकड़े आए हैं भारत सरकार के, उसमें कृषि विकास दर के मामले में भी और जो सामान्य विकास दर उसमें भी पांडिचेरी को छोड़ के, पांडिचेरी बहुत छोटा राज्य है, मध्य प्रदेश नंबर 1 है। नहीं खुलेगी, ये बड़ी घोषणा आज की है। नहीं, मध्य प्रदेश की धरती पर कोई डिस्टिलरी नहीं खुलेगी। हमने ये फैसला किया है। इसके पहले क्योंकि शराब के उत्पादन को हम यहाँ प्रोत्साहित नहीं करेंगे, हमने ये भी फैसला किया कि नई शराब की दुकान मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं खुलेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज दरियादिली दिखाते हुए प्रदेश के 23,000 से ज्यादा पंचायतों में कार्यरत पंचायत सचिवों का वेतन सहायक अध्यापक के समान करने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन द्वारा मुख्यमंत्री के रक्त तुलादान कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां मुख्यमंत्री ने पंचायत सचिवों को प्रदेश के विकास की रीढ़ बताते हुए कहा कि प्रदेश के विकास में पंचायत सचिव दिल लगाकर काम करें तो सरकार उनके लिए हर सुविधा देगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पंचायत सचिवों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू करने, ग्राम पंचायत पर निवास सुविधा देने और कई घोषणाएं भी की। रक्त तुलादान कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल हुए। आपके स्कूल को घर से जाएंगे और केवल स्कूल नहीं है, भावना है, आपकी भावना है। और सचमुच में ये तरीका है जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया। और ये आपको कोई और है ना मुझको कोई ठौर है। और ये मैंने दिनेश जी को फोन मैंने किया जिस दिन अध्यापकों का वेतन में बढ़ा रहा था, वो दिन दिनेश शर्मा को मैंने टेलीफोन किया और मैंने कहा कि पंचायत सचिवों का मैं अपने आप बढ़ाऊंगा, मांग करने की जरूरत नहीं है, मेरी नैतिक जवाबदारी है। आपने एक बात और कही है कि विभागीय द्वारा की जा रही भर्तियों में 50% पद पंचायत सचिवों के लिए विभागीय परीक्षा के माध्यम से। जब सबको भरना है भैया तो परीक्षा लेने में इनको भर देंगे। अगली बार से पहली प्राथमिकता पंचायत सचिव के लिए पंचायत मुख्यालय पे मकान बनेंगे। अपने अपने क्षेत्रों में बेहतर काम करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं को आज भोपाल में सम्मानित किया गया। जन अभियान परिषद के बैनर तले आयोजित हुए संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज ने राज्य स्तरीय पुरस्कारों के तहत 3 संस्थाओं को 5 लाख, 3 लाख और 1 लाख की राशि भेंट कर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने 39 जिलों के 39 स्वयंसेवी संगठनों को 1-1 लाख रुपए की राशि देकर भी पुरस्कृत किया। इसके अलावा कार्यक्रम में शोध कार्य के लिए 5 शोधार्थियों को 8-8 हजार रुपए प्रतिमाह के 1 साल की फेलोशिप प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने अगले साल से ब्लॉक स्तर पर बेहतर काम करने वाली संस्थाओं को भी पुरस्कृत किए जाने का ऐलान किया है। पंडाल में के तो सब जीते, कीट पतंगे भी जीते, पशु पक्षी भी जीते। अपने लिए जिए तो क्या जिए, जीता तो